हेलो गाइज, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले है लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। दोस्तों, यह बच्चा जो है इन सभी चीज़ों को देख रहा था और इसको यह जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो इसी पे आधारित है आज का मैथ चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लोहे के औजार और खेती। ठीक है, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, जो लोहे का प्रयोग होना आजकल हम लोग अपने डेली के यूज़ में बहुत करते हैं। ठीक है, और वह जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। रोज़मर्रा मतलब होता है कि रोज़ की ज़िंदगी का, ठीक है, डेली यूज़। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। दोस्तों, जिस महाद्वीप में आप लोग रहते हैं, इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। दोस्तों, महापाषाण कब्र जो बड़े बड़े पत्थर के कब्र हैं, उनमें जो है लोहे के औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं बड़ी संख्या में। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा था। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, आज से 2500 वर्ष पहले लोहे का जो प्रयोग है ना बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। दोस्तों, जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और हल में जो फाल लगता है जुताई करने के लिए, ठीक है, वह भी लोहे का बनने लगा। ठीक है, अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। दोस्तों, हम लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ा था जब लोहे का फाल बना तो इससे क्या हुआ, जो बंजर भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि नहीं थी, वह भी उपजाऊ बन गई। ठीक है, पहले क्या होता था कि लकड़ी के फाल होते थे। ठीक है, तो जो बंजर भूमि होती थी ना वह उस पर काम नहीं करता था, लेकिन जब लोहे के फाल बन गए तो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई और उसमें खेती होने लगे। ठीक है, यही फायदा है लोहे के फाल का। ठीक है, जो कि हल में उपयोग होता था। आगे चलते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और क्या क्या कदम उठाया गया। तो पहला है सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। दोस्तों, जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, समृद्ध का मतलब होता है कि हरा भरा, ठीक है, मतलब कि उसमें संसाधन नहीं होंगे, तब तक उस राज्य का और उसके राजा का रहना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 6 महत्वपूर्ण कदम थे। दोस्तों, हम लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ा था कि कृषि विकास में जो नया औजार है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। दोस्तों, सिंचाई करने के लिए, जल इकट्ठा करने के लिए क्या किया गया, कुएं बनाए गए, नहरें बनाए गए, कुएं बनाए गए, ठीक है, तालाब बनाए गए, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके पहले इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। औजारों की सूची में इन चित्रों में नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग रोज करते हो। दोस्तों, यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 औजार, ठीक है, इसमें बताना है कि हंसिया कौन है, कुल्हाड़ी कौन है और सरसी कौन है। दोस्तों, यह है सरसी, यह है कुल्हाड़ी और यह है हंसिया। ठीक है, इसका उपयोग होता है कहाँ पे, धान काटने में आज भी होता है हंसिया का प्रयोग। ठीक है ना, धान गेहूं काटने में। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। दोस्तों, अब हमें बताना है लोहे के जो हम लोग प्रयोग करते हैं डेली, उसका 5 चीज, जैसे कि तवा जिस पर रोटी बनाते हैं, कढ़ाई सब्जी बनाते हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ जिस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, साइकिल, मोटरसाइकिल, यह सब जो चीज़ है दोस्तों, यह सब लोहे के बने हैं। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। ये हो गया ना यहाँ तक। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। दोस्तों, यहाँ पे 4 वाक्य दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहला है लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। दूसरा है किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तीसरा है कर अदा करने के लिए किसानों को
उत्पादन बढ़ाना था। और चौथा है राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। दोस्तों करना ये है कि यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, और इस बॉक्स में कुछ खाली स्थान है और कुछ भरा हुआ है। जहाँ पर खाली स्थान है जैसे 3, 5, 6 और 9, इन खाली स्थानों में इन वाक्यों को भरना है, ठीक है, समझ समझ कर। पहला लिखा है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। दूसरा है वे किसानों से कर लेते हैं। तो तीसरा में क्या भरेंगे, जरा इसको पढ़िए एक बार। तीसरा में भरेंगे ये, ठीक है, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, इसमें भरेंगे। और इसके बाद लिखेंगे यह सिंचाई से ही संभव था। और फिर पांचवा में क्या भरेंगे, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, यह भरेंगे पांचवा में इसमें, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे छठा में, तो छठा में लिखेंगे लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, ये लिखेंगे छठा में। और जो बच गया 2 नंबर उसको भरेंगे लास्ट में। साथ में लिखा है कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। और 9 में खाली स्थान है तो वहाँ भरेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, ठीक है ना। अब इसको भर देंगे 9 में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका जो डायग्राम है यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। नंबर 1 है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। नंबर 2 है वे किसानों से कर लेते हैं। नंबर 3 में भरेंगे कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथा है यह सिंचाई से ही संभव था। पांचवा में भरेंगे राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। छठा में भरेंगे लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। और सातवां है कृषि उत्पादन बढ़ा। आठवां है राजस्व भी बढ़ा। और आखिरी में भरेंगे किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग इसको भर लिए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। दोस्तों जो उपमहाद्वीप में हम लोग रहते हैं उस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग और उत्तरी हिस्सा में जो अधिकांश गांव थे ना, उसमें 3 तरह के लोग रहते थे। वह 3 तरह के लोग कौन कौन थे। पहला था तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला। दोस्तों यह 3 जो थे ना उसमें पहला है वेल्लला। यह कौन है दोस्तों, बड़े भूस्वामी। भूस्वामी क्या होता है दोस्तों, मतलब जिनके पास बहुत सारा जमीन हो, बहुत सारा भूमि हो, बहुत सारे भूमि के मालिक हो, उन्हीं को बोलते हैं भूस्वामी, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं वेल्लला, ठीक है ना। अगला है साधारण हलवाहो को उनवार, ठीक है। भूमिहीन मजदूर दास को कैशियर और आदिमई, ठीक है दोस्तों। जो साधारण हलवाहो थे ना उनको उनवार बोलते हैं। और भूमिहीन मजदूर थे और जो दास थे उनको कैशियर और आदिमई कहते थे, ठीक है। भूस्वामी को वेल्लला, साधारण हलवाहो को उनवार और भूमिहीन मजदूर और दास को कैशियर या आदिमई, ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। दोस्तों जो देश का उत्तरी हिस्सा था ना वहाँ पे जो गांव का प्रधान थे, मतलब जो मुखिया थे, उसको क्या बोलते थे, ग्राम भोजक, ठीक है। अक्सर एक ही परिवार के ये लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। आगे चलते हैं। दोस्तों जो ग्राम भोजक का पद था ना उस पद पर एक ही परिवार के लोग बहुत साल तक बने रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस कोई व्यक्ति बना, ठीक है, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, मतलब कि ऐसे ही एक ही घर के बहुत सारे लोग ग्राम भोजक के पद पर बहुत साल तक रहते थे। यानी कि यह पद आनुवांशिक था, यानी एक ही घर के बहुत सारे लोग बनते थे क्या, ग्राम भोजक, ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। दोस्तों जो ग्राम भोजक का पद था उस पद पर कौन होगा, जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होगा। इसका मतलब यह हुआ उस गांव के, जिस गांव के भूभोजक बनना है उसको उस गांव में सबसे अधिक जमीन होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि जो गांव है वह है 1000 बीघा का, ठीक है, 1000 बीघा का। तब जो भूस्वामी होंगे ना उनको कम से कम इसमें से सबसे अधिक जमीन उनका ही होना चाहिए, ठीक है। तभी वह भूस्वामी यानी ग्राम भोजक के पद पर बन सकते हैं। इनमें से मतलब कि 1000 में से सबसे अधिक मतलब कि 400 या 500, ठीक है, इतना जो बीघा जमीन है इनका ही होना चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति का, तभी वो ग्राम भोजक बन पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जितना
गांव हैं उसमें से अधिकांश जमीन उन्हीं का होना चाहिए, ठीक है, जो ग्राम भोजक के पद पर हैं, ठीक है। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। दोस्तों जो भूस्वामी हैं, जो ग्राम भोजक हैं, उनका जो जमीन है उस जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने के काम इन्हें ही सौंप देते थे। दोस्तों ये लोग बहुत शक्तिशाली होते थे, इसी वजह से जो उस इलाका के राजा थे ना, वह इस व्यक्ति को ही, किस व्यक्ति को, ग्राम भोजक व्यक्ति को ही पूरे गांव का कर वसूलने के लिए यानी टैक्स वसूलने के लिए रखता था। मतलब कि इनको ही जिम्मेदारी थी पूरे गांव से टैक्स वसूलने की, ठीक है ना, इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। दोस्तों जो ग्राम भोजक थे ना, ये कभी कभी न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम कर देते थे। फिर है ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। दोस्तों उस गांव में जो अन्य कृषक थे स्वतंत्र, उनको क्या बोलते हैं, गृहपति, ठीक है ना। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष थे ना जिनके पास जमीन नहीं थी, और इनमें कौन थे, दास थे, कर्मकार थे। कर्मकार का मतलब होता है काम करने वाले, ठीक है ना, जिन्हें दूसरों की जमीन पर जाकर काम करना पड़ता था, ठीक है, अपनी जीविका चलाने के लिए। जीविका का मतलब होता है अपना घर, अपना पेट चलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अपने घर को चलाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि दूसरों की जमीन पर जाकर काम करते थे। कौन लोग, दास और कर्मकार। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। दोस्तों जो अधिकांश गांव था उस उपमहाद्वीप के, उसमें कुछ लोहार थे, कुछ कुम्हार थे, कुछ बढ़ई थे, ठीक है, कुछ बुनकर थे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। क्या पढ़ेंगे, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। दोस्तों जो तमिल की प्राचीनतम रचना है उसको क्या बोलते हैं, संगम साहित्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। दोस्तों संगम साहित्य की रचना आज से 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। दोस्तों इसको संगम साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि जब मदुरा के कवि सम्मेलन करते थे तो इसका संकलन किया गया। मतलब कि संगम साहित्य का संकलन मतलब इसको इकट्ठा किया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है देखो मानचित्र 7 पेज नंबर 113। दोस्तों यदि आपको मदुरा को देखना है, मदुरै कहाँ है, तो आप लोग अपने बुक को खोलिए पेज नंबर 113 और उसमें देखिए। दोस्तों वहाँ पे एक मैप होगा भारत का, और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में, यहाँ पे आपका मदुरा होगा, ठीक है ना, लास्ट में, ठीक है ना, नीचे दक्षिण में, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेलला कहते थे, साधारण हलवाहों को उनवार, भूमिहीन मजदूर या दास को कैडिशियार या अदिमई। दोस्तों ये जो नाम है ना, यह संगम साहित्य से ही लिया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक है नगर। क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। इसको पढ़ते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, जहां एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। दोस्तों आप लोगों ने जातक कहानी सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि एक जो गरीब व्यक्ति है वह धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाता है, ठीक है। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे उस जातक कहानी को जो कि अगले पेज पर है। दोस्तों यही है वह जातक कहानी, इसको पढ़ते हैं। एक निर्धन की चतुराई। निर्धन का मतलब होता है गरीब, पुअर, ठीक है ना। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। दोस्तों एक शहर था और उस शहर में एक गरीब आदमी था, ठीक है। उसके पास क्या था, एक मरा हुआ चूहा, और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था।
तो उसने क्या किया कि एक सिक्का में मतलब कि 1 रुपया में उस मरे हुए चूहे को किससे बेच दिया? एक बिल्ली के मालिक से, ठीक है? एक बिल्ली था और उसके जो मालिक थे वह एक भोजनालय में काम करते थे और उसी मालिक से एक चूहा बेच दिया एक सिक्का में, ठीक है? मरा हुआ चूहा उस बिल्ली के खाने के लिए, ठीक है ना? फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्थरों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि उस शहर में बहुत तेज आंधी आई, ठीक है? और उस आंधी में जो वहां के राजा थे, उनका जो बगीचा था, जो पेड़ पौधे थे, जो पत्ते थे, सब टूट के उनका बगीचा भर गया, ठीक है? बहुत गंदा हो गया। तो उन्होंने राजा ने अपने माली से कहा कि इसको साफ कर दो, लेकिन माली जो है उससे परेशान हो गया क्योंकि बहुत बिखर गया था, ठीक है? तो इस युवक ने, जिसने चूहे को बेचा था एक सिक्के में, उसने क्या कहा कि यदि आप मुझे इस लकड़ी को और इस पत्ते को दे दोगे तो मैं इसको साफ कर दूंगा, ठीक है? और माली जो है इस बात को तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। दोस्तों, उस युवक ने, जिसको यह काम सौंपा गया था, उसने क्या कहा आसपास के बच्चों से जो कि वहां पे खेल रहे थे कि आपको एक टहनी और एक पत्ते के बदले एक मिठाई मिलेगी। मतलब कि आपको चुनकर इसको इकट्ठा करना है तो आपको एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। दोस्तों, जितने ही बच्चे थे जो वहाँ पे खेल रहे थे, उन सारे बच्चों ने उसको चुनकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको एक मिठाई मिलेगी। किसे? उस युवक से। तभी उधर राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। दोस्तों, तब क्या हुआ ना कि आसपास से जो है युवक का कुम्हार, जो कि बर्तन का काम करता है, बर्तन बनाता है, वह आसपास से गुजर रहा था। तो उसको बर्तन बनाने के लिए ईंधन, ईंधन का मतलब होता है आग, आग की तलाश थी। तो उसने क्या किया, इस सारे लकड़ी को खरीद लिया, ठीक है? जो कि उस युवक के पास थे और इसके बदले युवक को कुछ पैसे मिल गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। दोस्तों, अब उस युवक ने, कौन युवक? एक गरीब युवक, ठीक है ना, जो कि एक निर्धन व्यक्ति था। उसने क्या किया अब कि एक बड़ा बर्तन में पानी भर लिया और नगर के जो घास काटने वाले थे, 500 लोग थे, उनको पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति को, जिस 500 लोगों को इसने पानी पिलाया था, घास काटने वाले लोग को, उसने क्या कहा कि आपने मेरी सेवा की, अब बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ठीक है? उसने कहा, किसने कहा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। दोस्तों, अब यह व्यक्ति बोलता है कि मैं यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। दोस्तों, अब इस व्यक्ति ने, कौन व्यक्ति? यही निर्धन व्यक्ति, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने क्या किया कि एक व्यापारी से दोस्ती कर ली, ठीक है? और उस व्यापारी से इसको क्या पता चलता है कि कल, मतलब कि एक दिन बाद, घोड़े के व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। दोस्तों, अब उस युवक ने कहाँ गया? उस घास काटने वालों के पास, और क्या बोला कि आप लोग मुझे घास की एक एक गठरी दे दीजिए और आप लोग अपना घास तब तक ना बेचिए जब तक कि मेरा ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। दोस्तों, उसने, इस व्यक्ति ने 500 लोगों को पानी पिलाया था, तो उसको जो है 500 गट्ठर मिल गए घास के। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। दोस्तों, अब वह युवक जब शहर से आया गांव में,
500 कोरा लेकर, तो वह अपने घोड़ों को खिलाने के लिए घास ढूंढ रहा था, ठीक है। लेकिन घास कहीं मिल नहीं रही थी, तो अचानक इस व्यक्ति को देखा और इस व्यक्ति से 1000 सिक्के में इस 500 गटर को खरीद लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस युवक के पास जो है बहुत सारे पैसे हो गए, ठीक है। यही कहानी है एक निर्धन से अमीर बनने की, ठीक है ना। देखिए इसमें कितना अच्छा बताया गया है कि उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था और उस एक मरे हुए चूहे से इसने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे एक सवाल है, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। दोस्तों, इस कहानी में जो भी व्यक्ति आए हैं इनका सूची बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया है? भोजनालय वाला, ठीक है, जो कि उस चूहे को खरीदा, ठीक है। उसके बाद घास काटने वाला, माली, व्यापारी, घोड़े का व्यापारी, ठीक है, कुम्हार आए, ठीक है। ये सब व्यक्ति इस कहानी में आए, ठीक है। फिर पूछ रहा है अगला सवाल, प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वह क शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। दोस्तों, भोजनालय वाला जो था वह शहर में था, ठीक है। माली भी था शहर में, सभी लोग शहर में ही थे, ठीक है। लेकिन जो घोड़े का व्यापारी था वह गांव से आया था शहर में घोड़े बेचने के लिए, ठीक है। फिर अगला सवाल है, घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? दोस्तों, घोड़े का व्यापारी शहर में घोड़े का व्यापार करने के लिए आया होगा। फिर अगला है, क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसाय को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। दोस्तों, बिल्कुल अपना सकती है। महिलाएं जो है आजकल कुछ भी कर सकती है, वह इन पात्रों को भी अपना सकती है। घोड़े के व्यवसाय बन सकती है, ठीक है, माली बन सकती है, कुम्हार बन सकती है, ठीक है, घास काटने वाला बन सकती है, ठीक है, किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ सकती है। आगे है, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। दोस्तों, प्राचीन नगर कैसे थे उनके बारे में कुछ अन्य स्रोत से भी हमें पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। दोस्तों, जो मूर्तिकार थे यानी मूर्ति बनाने वाले, वह लोग प्राचीन नगर कैसे थे उसके बारे में किसी भी प्रकार की चीज पर उसको अपना कलात्मक ढंग से उकेरते थे, ठीक है। और इस मूर्ति को कहाँ लगाते थे? इमारतों की रेलिंग पर, खंभों पर या घर के प्रवेश द्वारों पर, ठीक है, जहाँ लोग आते जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? नीचे सांची का मूर्तिकला। दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है, अपने बुक में देखिए, यह सांची का एक मूर्तिकला है। सांची जो है ना, एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, वह सांची मध्य प्रदेश में है और वहीं का एक स्तूप यानी एक पिलर का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। दोस्तों, इस पिक्चर में शहर का जीवन कैसा था उसके बारे में दिखाया गया है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। दोस्तों, सांची क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 में। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट से बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? दोस्तों, इस फोटो में आप लोग देखिए कि जो दीवार बनी है वह ईंट से बनी है या फिर पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? ठीक है, और साथ ही साथ इन इमारतों की छतों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। फिर यहाँ पे लिखा है दिल्ली में मिला वलय कूप। दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गोल गोल, ये क्या है? ये जो है ना वलय कूप है। ठीक है, हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है? दोस्तों, जो हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था थी ना, उसमें सड़कों के किनारे नाले बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? गहरे गहरे वलय कूप हैं, देख रहे हैं आप लोग, खाई की तरह। ठीक है,
इसके बारे में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। दोस्तों, हम लोगों ने अध्याय 6 में बहुत सारे शहर के बारे में पढ़ा है, वह जो है महाजनपदों की राजधानी थी। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे थे। दोस्तों, परकोटे का मतलब होता है कि मोर्चे वाली दीवार, ठीक है, मतलब चारों तरफ से दीवार से घिरी थी, उसी को बोलते हैं परकोटे से घिरी थी। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जो वलयकूप मिला है, यह वलयकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। दोस्तों, गुसल खाने का मतलब होता है बाथरूम, यानी स्नानघर, जहाँ पे आप नहाते हैं ना, उसी को बोलते हैं गुसल खाना। नाली और कूड़ेदान के लिए भी प्रयुक्त होते थे, यानी इस वलयकूप का इस्तेमाल लोग स्नान करने के लिए, बाथरूम के रूप में, या फिर कूड़े करकट को इकट्ठा करने के लिए, या फिर नाली के रूप में भी करते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। दोस्तों, यह जो वलयकूप है ना, यह लगभग प्रत्येक घर में रहते थे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। दोस्तों, जो महल है, बाजार हैं, ठीक है, जो आम घर हैं, उसका अवशेष हमारे वैज्ञानिक को बहुत ही कम मिला है। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हो। दोस्तों, लकड़ी के, मिट्टी के, कच्ची ईंट के, या फिर छप्पर। छप्पर समझते हैं आप लोग? दोस्तों, छप्पर का मतलब होता है घास फूस का घर, ठीक है। और इसी चीज़ से बने होने के कारण ये अधिक समय तक नहीं रह पाए होंगे। भविष्य में पुरातत्वविद इसकी खोज कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ये आने वाले समय में इसकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। दोस्तों, प्राचीन शहर कैसे थे उसके बारे में वहाँ जो नाविक गए हैं, नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाले, ठीक है, और साथ ही साथ जो यात्री गए हैं वहाँ पे, उसके बारे में उन्होंने जो विवरण दिया उससे भी पता कर सकते हैं। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। दोस्तों, ऐसा ही एक जानकारी दिया था एक यूनानी नाविक, यानी नाव चलाने वाला, जो कि यूनान का था। जिन आगे पढ़ते हैं, पतनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। दोस्तों, पतन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे नाव, मतलब कि जहाँ पे जहाज रुकते हैं, नाव रुकते हैं, उसी को बोलते हैं पतन। जिस प्रकार जहाँ पे रेलगाड़ी रुकती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेशन। उसी प्रकार जहाँ पे नाव या जहाज रुकती है उसको बोलते हैं पतन। और यह जो यूनानी व्यक्ति है, जहाँ जहाँ जिस जिस पतन पर गया, उन सभी के बारे में इसने लिखा, ठीक है। मानचित्र 7 पेज नंबर 113 में भरूच ढूंढो। दोस्तों, यह एक जगह का नाम है जिसको आप लोग देख सकते हैं मानचित्र 7 में पेज नंबर 113 पर। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णनों को पढ़ो। दोस्तों, अब उस व्यक्ति ने जो वर्णन दिया था उसको पढ़िए, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। बेरी गाजा भरूच का ही यूनानी नाम है। दोस्तों, जो भरूच जगह है उसी को यूनानी भाषा में बोलते हैं बेरी गाजा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। उसी की कहानी है। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। दोस्तों, जो बेरी गाजा है यानी भरूच है, उसकी जो संकरी खाड़ी है, संकरी का मतलब होता है पतली, ठीक है, जो वहाँ की जो खाड़ी है, और उस पतली खाड़ी में, उस पतली खाड़ी के समुद्र में नाव को चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। दोस्तों, जो राजा थे और उनके द्वारा जो नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे हैं, वही लोग इस सकरी खाड़ी में आ सकते हैं अपने जहाज को लेकर। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। दोस्तों, जो बेरी गाजा है यानी भरूच है ना, वहाँ से
इन सब चीज़ों का आयात होता था। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, यानी कहीं और से, किसी और जगह से यहाँ पर इन सब सामानों को लाया जाता था। ठीक है, इंपोर्ट होता था। ठीक है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। दोस्तों, निर्यात का मतलब होता है भेजना, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, मतलब कि इस जगह से, बेडी गाजा से इन सब चीज़ों को किसी और जगह पे भेज जाता था। ठीक है, इनमें क्या क्या है? जड़ी बूटियाँ है, हाथी का दांत है, गोमेद है। दोस्तों, गोमेद क्या है? गोमेद जो है ना, एक प्रकार का पत्थर है। ठीक है, कार्निलियन भी एक प्रकार का पत्थर ही है। ठीक है, और इन चीज़ों का बेड़ी कहता है, यानी भरूच से कहीं और एक्सपोर्ट होता था। ठीक है ना, कहीं और भेजा जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। दोस्तों, जो राजा है ना, वहाँ के, उस राजा के लिए लोग जो है ना, व्यापारी लोग, वे लोग उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े, मतलब कि मुलायम कपड़े, इस प्रकार की चीज को उपहार में व्यापारी लाते थे। किसके लिए? राजा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बेड़ी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। दोस्तों, आयात होने वाली चीज़ की सूची यहाँ से बना सकते हैं और निर्यात होने वाली चीज़ का सूची यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है ऐसी दो चीज़ों का नाम बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। दोस्तों, ऐसी दो चीज़ है, जानते हैं आप लोग कौन कौन? एक है आपका इत्र और दूसरा है पुखराज। ठीक है, ये दो चीज़ें का इस्तेमाल हड़प्पा समय में, हड़प्पा युग में नहीं होता था। ठीक है, बाकी जो है शराब, तांबा, टीन, ठीक है, कपड़े, सोने चांदी, हाथी दांत, ठीक है, जड़ी बूटियाँ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हड़प्पा में होता था, लेकिन इत्र और पुखराज का इस्तेमाल हड़प्पा में नहीं होता था। इस प्रकार जो है आप लोगों को मैंने यहाँ तक आज पढ़ा दिया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक मेरा होगा सिक्के। ठीक है, इस सिक्के को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।